आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा किया है और आज 4 पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्नोत्तर समझाया था लिख लिया होगा और आज जो समझाएंगे इसे भी पढ़कर लिख लेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? विदेश नीति क्या है अथवा विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका होगा, प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ या विश्व के अन्य देशों के साथ जिस मित्रवत नीति का निर्माण करता है उसी मित्रवत नीति को हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। और भारत के विदेश नीति का निर्माण भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए भारत के विदेश नीति को कुछ विद्वान पंडित नेहरू की नीति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के विदेश नीति के मुख्य बातों को लिखें। भारत के विदेश नीति के मुख्य बातों को लिखे। आप लिखेंगे, भारत के विदेश नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। नंबर 2, नस्लीय भेदभाव और रंग भेद का विरोध करना। तीसरा, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। चौथा पॉइंट होगा, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। चौथा होगा, संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग और समर्थन देना। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता क्या है? इसके मुख्य बातों को लिखें। पंचशील समझौता क्या है? इसके मुख्य बातों को लिखे। उत्तर होगा, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 5 बिंदुओं पर मित्रता और व्यापार के लिए एक संधि हुआ, जिसे ही पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। पंचशील समझौता के मुख्य बातें, नंबर 1, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ के लिए काम करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। ये पंचशील की मुख्य 5 बातें हैं। अगला प्रश्न है, 1962 ईस्वी के भारत और चीन के बीच युद्ध के क्या कारण थे? 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या कारण थे? मतलब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हुआ? आपका उत्तर होगा, 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, चीन ने 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई मैक-मोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कारण बना, 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत में घुसकर चीन की सेना तिब्बत में घुसकर चीन को हड़प लिया।
तीसरा, चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख और सियाचिन को अपना मानने लगा। चौथा कारण है, चीन अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत अरुणाचल प्रदेश को, भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपने मानचित्र में दिखाने लगा। इसके अलावा चीन शांतिपूर्ण नीति में विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा चीन भारत से कांग्रेस की सरकार को समाप्त करके, कांग्रेस पार्टी की सरकार को खत्म करके साम्यवादी पार्टी की सरकार की स्थापना करना चाहता था। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि चीन हर समस्या का समाधान बलपूर्वक करना चाहता है। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु नीति की मुख्य बातों को लिखें। भारत के परमाणु नीति की मुख्य बातों को लिखें। उत्तर होगा, भारत के परमाणु नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत पहले कभी भी परमाणु हमला का पहल नहीं करेगा। दूसरा, भारत के परमाणु नीति का एकमात्र उद्देश्य शत्रु के मन में भय पैदा करना है। तीसरा, यदि भारत यदि मजबूर होकर परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो इसका परिणाम बड़ा ही भयावह होगा। अगला कारण है, यदि कोई देश भारत पर जैविक हथियार या रासायनिक हथियार का प्रयोग करता है तो भारत उसका जवाब परमाणु हथियार से देगा। भारत परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण रखेगा और भारत हमेशा विश्व को परमाणु मुक्त बनाने के लिए और भेदभाव रहित निशस्त्रीकरण का समर्थन करेगा। अगला प्रश्न है, भारत 1970 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? मतलब परमाणु अप्रसार संधि 1970 में आई थी, तो भारत 1970 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? आपका उत्तर होगा, भारत 1970 ईस्वी के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण है, जो 5 बड़ी शक्तियों के अलावे अन्य देश को परमाणु बम रखने से रोकता है। दूसरा, शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्य के लिए परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस संधि में कहीं नहीं लिखा गया है कि यदि कोई देश संधि का उल्लंघन करता है, संधि के नियमों को नहीं मानता है तो उसे क्या दंड दिया जाए। दंड का कोई प्रावधान नहीं। अगला इसमें कमी है कि निशस्त्रीकरण कब तक किया जाए, इसकी कोई समय सीमा इस संधि में नहीं है। और अंत में भारत कहता है कि संधि पत्र पर पहले अमेरिका और पाकिस्तान हस्ताक्षर करे, उसके बाद इंडिया हस्ताक्षर करेगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या गुट निरपेक्ष आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। 3 तरीके से प्रश्न आता है, उत्तर एक ही होगा। मतलब गुट निरपेक्षता क्या है या गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, गुट निरपेक्षता जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट का न होना। गुट निरपेक्षता जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट का न होना 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व 2 विचारधाराओं में बंट गया। कुछ देश संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया, तो कुछ देश पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा एशिया के कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि ने भी न तो अपने आप को पूंजीवादी अमेरिका के साथ जोड़ा, न ही साम्यवादी रूस के साथ जोड़ा, बल्कि पूंजीवाद और साम्यवाद से अलग एक नई विचारधारा
का निर्माण किया। उसी नई विचारधारा को कहते हैं गुटनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के महत्व को बताइए। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के महत्व को बताइए। आपका उत्तर होगा ताशकंद समझौता मतलब 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 ईस्वी में रूस के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। इस समझौता के द्वारा भारत ने पाकिस्तान का जीता गया भूभाग वापस कर दिया और तय हुआ कि हम लोग आपसी समस्याओं का समाधान वार्ता के द्वारा करेंगे। वहीं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ और 71 के युद्ध के बाद जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में एक समझौता हुआ। लेकिन इस समझौता में भारत ने पाकिस्तान के सारे युद्धबंदी सैनिक को रिहा कर दिया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था उसे पाकिस्तान से अलग करके नया बांग्लादेश का निर्माण किया और यह तय किया गया आपसी समस्याओं का समाधान, आपसी विवाद का समाधान वार्ता के द्वारा करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको सिद्धांतहीन या अनियमित नीति कहा जाता है। क्यों? भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांतहीन नीति है अथवा अनियमित नीति है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? आपका उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। हालांकि जब भारत आजाद हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ भारत को अपने अपने गुट में शामिल करना चाहा। अमेरिका ने भारत को अपने गुट में मिलाना चाहा, वहीं रूस ने भारत को अपने गुट में मिलाना चाहा। लेकिन भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रूप देने के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए न तो अमेरिका के पक्ष में मिला न ही रूस के साथ गया, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिका की ओर झुक गया, अमेरिका के नीतियों का समर्थन करने लगा, तो भारत भी अपने सिद्धांत से अलग हटकर रूस के पक्ष में चला गया। रूस के गुट में लगभग शामिल हो ही गया। इसलिए कुछ आलोचक, कुछ विद्वान भारत की नीति की आलोचना करते हैं और इसे सिद्धांतहीन नीति या अनियमित नीति कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के गुट निरपेक्षता के नीति के मुख्य बातों को लिखें। भारत के गुट निरपेक्षता के नीति के मुख्य बातों को लिखें। आपका उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपने को सभी ग्रुपों से या समूहों से अलग रखना चाहता था। दूसरा, भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रूप देना चाहता था। तीसरा, भारत शीत युद्ध से अपने को अलग रखना चाहता था। और अगला प्रश्न है भारत के विदेश नीति के उद्देश्य को लिखें। भारत के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य को लिखें। नंबर 1 होगा उत्तर में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना, विश्व में शांति की स्थापना करना, भारत का आर्थिक विकास करना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। और आज का अंतिम प्रश्न है मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? उत्तर होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा है। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश में है।
इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया। ये रहा राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का व्याख्यान। आप लोग इसको मन से पढ़ेंगे। अभी माहौल ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ाया जा सके। उम्मीद है धीरे धीरे महामारी की गति में गिरावट आ रही है। आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, विद्वानों का विश्वास है कि जब चेन टूट जाएगा तो अपने आप स्वतः महामारी का गति कम हो जाएगा और पुनः हम लोग ऑफलाइन क्लास शुरू कर लेंगे। लेकिन यदि फिर भी कहीं आना जाना हो, आपको चेहरे पर पूरे मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करेंगे और बेवजह इधर उधर नहीं आएंगे जाएंगे। घर रहकर पढ़ेंगे। नियमित क्लास ऑनलाइन होता रहेगा। बाकी यदि किसी प्रकार की परेशानी होगी तो क्लास शुरू होगी, आप लोग वहाँ आएंगे, वहाँ आपके सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।